जय हिंद दोस्तों। एमपी वर्ग 3 के लिए हमने पॉलिटी वाला सेक्शन तो कंप्लीट कर लिया है ना। मैंने आपको बोला था जितना दूंगा सॉलिड दूंगा। पॉलिटी वाला पूरा आपका सिलेबस टॉपिक वाइज मैंने ख़त्म किया हुआ है। अब मैं जो है आपको ऐसे टॉपिक करवाऊंगा जो यूट्यूब में कोई नहीं करवा रहा है, क्योंकि ये टॉपिक भी तो आपके एग्ज़ाम में आने ही है। तो अपन वर्ल्ड हिस्ट्री से शुरू कर रहे हैं। फ्रेंच रेवोल्यूशन में करा चुका हूँ, टॉप 400 क्वेश्चन में करा चुका हूँ इसी जो है चैनल पर। आप जो है जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बना हुआ है। लेकिन मेरा मन नहीं माना। फ्रेंच रेवोल्यूशन आपको और अच्छे से जो है पता होना चाहिए। आप वो 400 क्वेश्चन इस वीडियो को देखने के बाद वो 400 क्वेश्चन की सीरीज भी आप देख लेना। मैराथन डली हुई है, 2 घंटे की है। एक क्वेश्चन आपका फ्रेंच रेवोल्यूशन से बाहर नहीं जाएगा। तो थोड़ा सा अपन बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे, उसके बाद अपन एमसीक्यू करेंगे, ठीक है। तो देखिए, फ्रांसीसी क्रांति क्या है। 1789 से 1799 तक चली थी। मतलब 14 जुलाई 1789 की डेट आपको याद रखनी है। उसी दिन फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत हुई थी, है ना। तो मानवता के इतिहास में एक निर्णायक मोड़ थी। फ्रांसीसी क्रांति बहुत ही जो है विशाल क्रांति का एक रूप था भाई। जो स्टार्ट आप बोल सकते हो कि यूरोप में जो सिविलाइजेशन बोल रहा हूँ, यूरोप में अगर क्रांति का अगर कहीं से शुरुआत माना जाता है ना, तो वो फ्रांसीसी क्रांति से ही माना जाता है। क्योंकि यहाँ पर जो है 3 स्टेट चलते थे। देखिए, जो है फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट और थर्ड स्टेट चलता था। तो फर्स्ट स्टेट में जो है क्लर्जी वर्ग के लोग आते थे, जिन्हें प्रीस्ट कहा जाता था। पादरी लोग जो होते हैं ना, जो चर्च में, जैसे चर्च के पुजारी आप बोल सकते हैं सीधे भाषा में। तो फर्स्ट स्टेट में ये लोग आते थे। सेकेंड स्टेट में आते थे रईस लोग, जैसे राजा वगैरह हो गए, है ना, बड़े बिजनेसमैन हो गए, बड़े बिजनेसमैन की बात कर रहा हूँ। और थर्ड स्टेट में आम लोग आते थे, जैसे मजदूर हो गए, वकील हो गए, छोटे बिजनेसमैन हो गए, ये सारे। ये 3 पार्ट में डिवाइड था। तो ये 2 पार्ट जो था ना, फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट जो था, फर्स्ट स्टेट को बोलते थे क्लर्जी, जिसमें पादरी आते थे। सेकेंड स्टेज को बोलते थे नोबेलिटी, जिसमें राजा लोग आते थे, कुलीन वर्ग आता था, ठीक है। मतलब हाई क्लास के लोग आते थे, जिनके पास पैसा वैसा खूब होता था। और ये दोनों फर्स्ट और सेकंड मिलके थर्ड स्टेट का जो है शोषण किया करते थे। तो थर्ड स्टेट वाले जो है, और जनसंख्या में सबसे ज़्यादा थर्ड स्टेट वाले थे। जो थर्ड स्टेट वालों ने ही मिलकर तंग आकर इनसे जो है फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत की थी। तो ये थोड़ा सा आपका बेसिक कॉन्सेप्ट आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। इसने ना केवल फ्रांस बल्कि पूरे यूरोप और दुनिया को प्रभावित किया। और फ्रांसीसी क्रांति से हमने अपने संविधान में भी कुछ चीज़ें अडॉप्ट की हुई हैं, मैं आपको अभी आगे बताऊंगा, ठीक है। यह क्रांति मुख्य रूप से निरंकुश राजशाही, सामंती व्यवस्था और समाज में व्याप्त असमानता के खिलाफ एक विद्रोह था, ठीक। क्रांति के प्रमुख कारण अपन देखते हैं। पहले देखते हैं अपन सामाजिक कारण, सोशल काउजेस क्या थे। फ्रांसीसी समाज 3 जातियों में, मैंने आपको बताया था, 3 जातियां जिन्हें स्टेट्स कहा जाता था, ठीक है, उसमें बटा हुआ था। फर्स्ट स्टेट में क्लर्जी आते थे, जिनमें पादरी होते थे, मैंने आपको बताया। सेकेंड स्टेज में कुलीन वर्ग आते थे, जिन्हें नोबेल्टी कहा जाता था। और थर्ड स्टेट में आम लोग आते थे, कॉमनर्स आते थे। इसमें किसान हो गया, मजदूर, व्यापारी, वकील और डॉक्टर आदि शामिल होते थे, ठीक है, जिनके पास कम पैसा होता था। पहले और दूसरे स्टेट को विशेष अधिकार प्राप्त थे। मैंने बस जैसे कि आपको बताया, उन्हें करों में छूट थी, मतलब टैक्स वो लोग कम देते थे। जबकि तीसरे स्टेट को सभी टैक्सेस का भुगतान करना पड़ता था। यह असमानता क्रांति का प्रमुख कारण बनी थी, ठीक है। इसका पॉलिटिकल रीजन भी है। पॉलिटिकल रीजन क्या है, उस टाइम पे राजा हुआ करता था लुई द 16, लुई 16वां। ये जो है एक निरंकुश डिक्टेटर था। निरंकुश जो है तानाशाह के टाइप में व्यवहार करता था, और एकदम तानाशाही वाला पूरा शासन था इसका, ठीक है, निरंकुश शासन था। और राजा लुई द 16 एक कमजोर और अदूरदर्शी शासक था। देखो, एक शासक को दूरदर्शी होना चाहिए। एक शासक को अपनी जनता को बहुत ही ज़्यादा प्रभावित करके रखना चाहिए। और राजा एक पिता के समान होता है, और जनता उनके उसके बच्चे के समान होती है। तो एक पिता जिस प्रकार अपने बच्चे का ध्यान रखता है, उसी प्रकार राजा अपने जनता का ध्यान रखता है। तो इसमें ये गुणों की बिल्कुल भी कमी थी, और ये बहुत ज़्यादा जो है शोषण किया करता था। उसकी रानी का नाम था मैरी एंटोनेट। ये फिजूल खर्ची के लिए कुख्यात थी भाई, बहुत फिजूल खर्ची, एकदम लेविश लाइफ जीती थी, भयंकर पैसा खर्चा करती थी। ऑस्ट्रिया के जो है रानी की लड़की थी, इसीलिए इसे जो है इसका एक उपनाम भी था। मैं आपको नीचे बताऊंगा, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा। फिजूल खर्ची के कारण ही इसका एक उपनाम पड़ा था, ठीक है। स्टेट जनरल की बैठक होती थी, 1789 में हुई थी, जिसमें लुई द 16 ने बिगड़ती वित्तीय स्थिति को संभालने के लिए स्टेट जनरल की बैठक बुलाई थी, जो लगभग 175 साल के बाद हुई थी। डायरेक्ट आपसे पूछ सकता है कि जो लुई द 16 ने स्टेट जनरल की बैठक बुलाई थी, वो कितने साल के बाद हुई थी, तो 175 साल के बाद हुई थी, ठीक है। इसमें फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड स्टेट के लोग आते थे, लेकिन फर्स्ट और सेकेंड स्टेट को ही इसमें वरीयता दी जाती थी। थर्ड स्टेट को बस देखने के लिए बुलाया जाता था, ठीक है।
अब आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बोलना चाहूँगा, इतना क्वालिटी कंटेंट आपको यूट्यूब में कोई नहीं दे रहा होगा, तो स्टडी विद संजू एसडीएल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट आपको जरूर जरूर से दिखाना है। ठीक है, वीडियो को लाइक करना है और इसका पीडीएफ आपको डायरेक्ट टेलीग्राम से मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा, तो आप डिस्क्रिप्शन से लिंक में टच करेंगे, आप टेलीग्राम चैनल पर चले जाएंगे, उसे ज्वाइन कर लेंगे। आपको ये पीडीएफ और बाकी की सारी पीडीएफ और सारी वीडियोज़ की लिंक वहाँ पर आपको मिल जाने वाली हैं। ठीक है, तो जरूर से ज्वाइन करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करेंगे, वीडियो को लाइक और वीडियो को हाइप भी करेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। मतदान की प्रक्रिया को लेकर सॉरी, मतदान की प्रक्रिया को लेकर जिसे तीसरे स्टेट के ने नेशनल असेंबली का गठन कर लिया। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, इकोनॉमिक कारण भी थे इसके, आर्थिक कारण। फ्रांस लंबे समय से युद्ध में शामिल था, बहुत टाइम से ये जो है युद्ध लड़ रहा था। जो है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में बहुत ज़्यादा ये बिजी था, जिसमें बहुत देश पर कर्जा हो गया था, सरकारी खजाना खाली हो गया था, अनाज की कीमतें आसमान छू रही थी, जिसमें गरीब लोगों की रोटी खरीदना मुश्किल हो गया। भाई अमीर लोग तो कैसे ना कैसे करके, उनके पास पैसा था तो वो लोग बाहर से चीज़ें मंगा ले रहे थे, लेकिन जो थर्ड स्टेट के कॉमनर्स थे, कॉमन पीपल थे, वो कहाँ पैसे वैसे पाएंगे। तो वो लोग जो है चीज़ें अरेंज नहीं कर पा रहे थे, उनके बच्चे भूखों मर रहे थे, तो जो है गुस्सा तो होगा ही। इसके अलावा इंटेलेक्चुअल रीज़न भी था, जो बौद्धिक कारण भी था। वॉल्टेयर, रूसो, मोंटेस्क्यू उस टाइम पर बहुत महान महान दार्शनिक हुए थे। ठीक है, वॉल्टेयर, रूसो और मोंटेस्क्यू जैसे, उन्होंने जो है जनता के अंदर चेतना जगाई, चेतना जगाने का काम किया, लिखा उन्होंने बहुत सारा, लोगों ने पढ़ा, उन्हें जो है भाषण देकर सुनाया, और इस तरह से लोगों के अंदर जो है अपने देश में जो है क्रांति करने का विचार जो है उनके मन में जो है फूटा। और इन्होंने स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्वता, जिसे कहते हैं लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी कहते हैं, यही हमने अपने संविधान में, प्रस्तावना में जोड़ा हुआ है। प्रस्तावना में नहीं, आप डायरेक्ट याद रखना, संविधान में हमने जोड़ा हुआ है। स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्वता हमने कहाँ से लिया हुआ है, तो फ्रांस की क्रांति से लिया हुआ है। भारत के संविधान में ये जुड़े हुए हैं, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्वता, याद रखना। इनके विचारों को बढ़ावा किसने दिया था, वॉल्टेयर, रूसो और मोंटेस्क्यू जैसे जो दार्शनिक लोग थे ना, उन्होंने। दार्शनिक मतलब जो आगे की सोच रखकर लोगों के अंदर जो है जन जागरण, जन चेतना जगाने का जो काम करते हैं, लोगों को जो है इनकरेज करते हैं कि आपके साथ अन्याय हो रहा है, आप अपने आप को जो है, राजा आपको एक सूखी रोटी दे रहा है, उसको आप अपना डेवलपमेंट समझ रहे हो, जबकि राजा खुद अंदर जो है मालपुआ खा रहा है, तो आप भी मालपुआ मांगो। उनके कहने का मतलब ये था। ठीक है, क्रांति की प्रमुख घटनाएं, मेजर इवेंट्स ऑफ द रेवोल्यूशन देख लेते हैं। पहला क्या हुआ था, 14 जुलाई, पहली ही घटना थी ये, 14 जुलाई 1789, जो बेस्टिल का किला था, बेस्टिल का किला था, ये क्या जो है, ये एक इसको कह सकते हैं जेल था ये। ठीक है, वहाँ पर लोगों ने हमला कर दिया, पेरिस में लोगों ने बेस्टिल के किले पर हमला कर दिया। यह घटना क्रांति की शुरुआत का प्रतीक बन गया। तो फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत का प्रतीक क्या बना था, बेस्टिल किले पर हमला करना। ठीक है, और ये घटना 14 जुलाई 1789 को हुई थी। तो 14 जुलाई को अब फ्रांस का राष्ट्रीय दिवस भी मनाया जाता है, ये भी जरूर याद रखिएगा। ठीक है, और इस टाइम पे एक कैप बहुत फेमस हुई थी, फ्रीजियन कैप उसको बोला जाता है, वो भी फ्रांसीसी स्वतंत्रता का प्रतीक है, तो ये जरूर आप याद रखेंगे, फ्रीजियन कैप। ठीक है, इसके अलावा 1789 में मानव और नागरिक अधिकारों की घोषणा की गई थी, मतलब डिक्लेरेशन ऑफ द राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन, क्योंकि इनको जो है अधिकार नहीं दिए गए थे, तो 1789 में अधिकार दिए गए थे। नेशनल असेंबली ने इस घोषणा पत्र को जारी किया, जिसमें समानता, स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकारों पर जोर दिया गया था। ठीक है, देखिए संपत्ति का अधिकार भी यहीं पर कहीं ना कहीं फ्रेंच रेवोल्यूशन से ही प्रेरित है, लेकिन भारत में संपत्ति का अधिकार पहले मौलिक अधिकार में था। टोटल 7 मौलिक अधिकार थे जब भारत स्वतंत्र हुआ था, लेकिन फिर संपत्ति का अधिकार का गलत मतलब जो है लोग उठाने लगे, मतलब लोगों के जमीन के अंदर अगर कोयला मिल रहा है तो सरकार उसको नहीं ले सकती थी, जैसे लेने का प्रयास करती तो उनके मौलिक अधिकार का हनन हो जाता था, तो वो सुप्रीम कोर्ट चले जाते थे लोग। तो उन्होंने संपत्ति के अधिकार को 44वां संविधान संशोधन किया गया, भारत की बात कर रहा हूँ मैं, 44वां संविधान संशोधन भारत में किया गया, और संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा के विधिक अधिकार में डाल दिया गया आर्टिकल 300A में। तो संपत्ति का अधिकार जो है मौलिक अधिकार नहीं रह गया, विधिक अधिकार रह गया। इसीलिए अब जो है सरकार स्मूथली आपके ज़मीन का अधिग्रहण कर सकती है, आपको उचित मुआवजा देकर आपसे ज़मीन खाली करवा सकती है। ठीक है, तो ये तो रही भारत की बात, लेकिन ये संपत्ति के अधिकार का कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं से फ्रांसीसी क्रांति से हमको प्रेरित देखने को मिलता है। ठीक है, अगला इवेंट है 1792 का, राजशाही का अंत हो गया था और गणतंत्र की स्थापना हो गई थी। ठीक है, और राजा लुई द 16 को गिरफ्तार कर लिया गया और उसे गिलेटिन में फांसी दी गई। गिलेटिन एक डिवाइस थी, इसका खूब प्रयोग किया था रॉबेस्पियर ने। रॉबेस्पियर, इसके शासनकाल को रेन ऑफ टेरर कहा जाता है, आतंक का शासन कहा जाता है। गिलेटिन एक डिवाइस थी, देखिए जैसे एक यहाँ पर इस तरह की डिवाइस है। ठीक है, इस तरह की डिवाइस है, यहाँ पर जो है ये जो है यहाँ पर, और ये बीच में जो है उसमें कुछ जगह रहती थी, यहाँ पर बीच में मुंडी फंसाते थे, किसी की मुंडी ऐसे, किसी का सिर जिसे कहते हैं, मुंडी को जानते हो ना, सिर कहते हैं, यहाँ पर किसी का सिर फंसाएंगे और ऊपर इस तरह का ब्लेड लगा रहेगा। ठीक है, और ये ब्लेड जो है
यहाँ पर किसी से बंधा रहता है। अब इसको यहाँ से छोड़ देंगे, ये ब्लेड नीचे आएगा और यहाँ पर जिसकी मुंडी रखी होगी वो कट के इधर आ जाएगी, ठीक है। इसको गिलेटिन डिवाइस कहा जाता था। ये जो है एक सजा देने का, मौत का सजा देने का तरीका था। और इसे खोजने वाला, इसे बनाने वाला गिलेटिन नाम का आदमी था, इसलिए इसका नाम गिलेटिन डिवाइस पड़ गया था, ठीक है। तो गिलेटिन से जो है लुई द 16 की हत्या कर दी गई थी। और 1793 से 1794 का जो शासन काल था, 1 साल का आतंक का शासन, रेन ऑफ टेरर कहा जाता था। ये इस टाइम पे शासन किया था मैक्समिलियन रॉबेस्पियर। इसका नाम याद रखिएगा, आपके एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। इसके नेतृत्व में एक कठोर शासन स्थापित हुआ था। मतलब आपने बलबन को पढ़ा है ना, बलबन को, तो ये बलबन का बाप था रॉबेस्पियर, बलबन के टाइप का ही था, बहुत खतरनाक आदमी था ये। इतने ज़्यादा गिलेटिन से इसने मौत की सज़ा सुनाई थी जिसकी कोई हद नहीं। और ये जैकोबिन क्लब को बिलोंग करता था, तो ये भी याद रखिएगा। पूछेगा जो रॉबेस्पियर है वो किस क्लब को बिलोंग करता था, तो जैकोबिन क्लब को बिलोंग करता था। अब आप बोलेंगे ये क्लब क्या है? अरे हमारे यहाँ जैसे अलग अलग क्रांतिकारी संगठन बनते रहते थे ना, जैसे हमारे यहाँ अनुशीलन समिति बन गई, कहीं बन गया हमारे यहाँ सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी, इस तरह का बन गया ना, उसी तरह से यहाँ पर जैकोबिन क्लब्स बना करते थे, ठीक है। तो उन्हीं में जैकोबिन क्लब का सदस्य होता था, हुआ ये रॉबेस्पियर जैकोबिन क्लब का सदस्य था। तो आई होप आपको इतनी सारी चीज़ें याद हुई होंगी, समझ में आई होंगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है आपको, भूलिएगा नहीं। नेपोलियन बोनापार्ट की जो है बात करते हैं अपन, 1799 में ये इसका उदय होता है और ये तख्ता पलट करके सत्ता पर कब्जा कर लेता है और खुद को फ्रांस का सम्राट लेकिन ये घोषित करता है 1804 में, जरूर याद रखिएगा। और 1804 में इसने नेपोलियन कोड दिया था जो बड़ा ही फेमस हुआ था भाई। उस कोड में जैसे बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना किया था इसने, नापतोल प्रणाली लाया था। पूछता भी है क्वेश्चन कि नापतोल की प्रणाली सबसे पहले कहाँ पर आई थी, तो फ्रांस में ही आई थी, ठीक है। रिजल्ट ऑफ द रेवोल्यूशन क्या हुआ था? राजशाही का अंत हो गया था, ठीक है, पुरानी राजशाही का अंत हुआ, समानता का प्रसार हुआ, राष्ट्रवाद का उदय हुआ, नई विचारों का प्रसार हुआ था, ठीक है। ये आपका 9th और 10th की एनसीईआरटी में बहुत डिटेल में दिया गया है, अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, अगर डिटेल में थ्योरी आपको कवर करनी है ना। तो 9th और 10th की एनसीईआरटी में जो है फ्रेंच रेवोल्यूशन बहुत डिटेल में दिया गया है, वहाँ से आप बहुत अच्छे तरीके से इसको पढ़ सकते हैं। अब अपन आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई ना। अब इसके बिहाफ पे हम यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक। देखिए पहला क्वेश्चन, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? 1789 में हुई। कब हुई? 14 जुलाई 1789, बस्तिल के किले पर हमले के साथ ही हुई थी। क्रांति के समय राजा कौन था? लुई द 16 था, निरंकुश राजा लुई द 16, ठीक है। इसके बाद फ्रांसीसी समाज कितने स्टेट में बचा था? 3 में बटा था। पहला पादरी, दूसरा कुलीन, तीसरा आम लोग। फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट। फर्स्ट स्टेट को क्या कहते थे? क्लर्जी। सेकंड स्टेट को क्या कहते थे? नोबेलिटी। और थर्ड स्टेट के लोगों को कहते थे कॉमन पीपल, है ना, कॉमनली कह देते हैं। तीसरे स्टेट में कौन शामिल थे? तो व्यापारी, वकील और किसान, डॉक्टर भी शामिल थे इसमें, है ना। किस घटना को फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत माना जाता है? तो बस्तील किले का जो हमला किया गया था 14 जुलाई 1789 का वो दिन था। और बस्तील का किला जो है एक जेल था, लूट लिया गया था वहाँ पे। आतंक का राज, रेन ऑफ टेरर, रॉबेस्पियर वाला जो है हम देखा था 1793 1794 में। किस दार्शनिक से स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्वता का नारा दिया था? तो रूसो ने। इसकी एक किताब का नाम याद रखना, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, याद रखना, रूसो, ठीक है। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्वता। पूछेगा रूसो का संबंध कहाँ से है, तो रूस की क्रांति से ना लगा देना है, फ्रांस की क्रांति से है। रूस और रूसो रिलेट नहीं कर लेना मेरे भाई, ठीक। अगला है, फ्रांस का राष्ट्रीय दिवस 14 जुलाई को मनाया जाता है, मैंने आपको ऊपर बताया है, ठीक। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान किस रानी को मैडम डेफिसिट, मैंने आपको बताया था ना, मैडम डेफिसिट बहुत ज़्यादा फिजूल खर्ची करती थी ये मैरी एंटोनेट, ये जो उसकी बीवी थी लुई द 16 की, फिजूल खर्ची के लिए कुख्यात थी, इसलिए इसको कहा जाता था मैडम डेफिसिट, याद रखना मेरे भाई। लुई द 16 को फांसी किस वर्ष दी गई थी? 21 जनवरी 1793 में गिलेटिन पर इसको फांसी दी गई थी। गिलेटिन से मुंडी अलग की जाती थी, फांसी नहीं दी जाती थी, याद रखना। सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसने लिखा? रूसो ने लिखा, मैंने अभी आपको बताया हुआ है, ठीक है। इसके अलावा नेपोलियन बोनापार्ट ने किस वर्ष सम्राट बना था? मैंने आपको बताया 1804 में बना था। 1799 में इसने तख्ता पलट किया था, 1804 में सम्राट बन गया था। द स्पिरिट ऑफ लॉज, इस किताब के लेखक कौन है? तो द स्पिरिट ऑफ लॉज किताब को लिखा था मॉन्टेस्क्यू ने। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी, बता रहा हूँ, टेलीग्राम का लिंक रहेगा डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन कर लेना। ये पीडीएफ, सारी पीडीएफ आपको वहीं पर मिलने वाली है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर क्वालिटी कंटेंट लग रहा है तो, ठीक है। मॉन्टेस्क्यू ने किताब लिखी थी, इस किताब का नाम था क्या है? ये जो है सेपरेशन ऑफ पावर के सिद्धांत पर ये जो है किताब लिखी गई थी। और किताब का नाम एक बार फिर से देख लीजिए आप, द स्पिरिट ऑफ लॉज, ठीक है, द स्पिरिट ऑफ लॉज। और ये किस सिद्धांत पर थी? सेपरेशन ऑफ पावर।
अब पूछता है आपसे टाइथ क्या था, तो चर्च के द्वारा एक कर लगाया जाता था जिसे टाइथ कहा जाता था। ये एक प्रकार का धार्मिक कर था, जरूर याद रखना, टाइथ। ठीक। अब टैली क्या था, टैली प्रत्यक्ष कर का प्रकार था। ठीक है, टैली प्रत्यक्ष कर का प्रकार था। टैली सीधे तौर पर राज्य द्वारा किसानों पर लगाया जाता था। ठीक है, एक प्रत्यक्ष कर था टैली। ठीक है, टाइथ और टैली याद रखना। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान किस दल का नेतृत्व, मैंने आपको बताया था रॉबेस्पियर ने, जैकोबिन क्लब का सदस्य था ये। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान नेपोलियन ने किस देश पर विजय प्राप्त की थी, ऑस्ट्रिया में, इटली में इससे विजय प्राप्त की थी। ठीक है, तो जरूर याद रखना, ऑस्ट्रिया और इटली में। अगला है महिलाओं को वोट देने का अधिकार फ्रांस में कब मिला, तो 1944 में मिला था मेरे भाई। 21 अप्रैल 1944 को फ्रांसीसी महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला था। ठीक, पहले वोट देने का अधिकार उन्हीं को होता था जो टैक्स देते थे, मतलब जो अमीर लोग थे वही वोट दे सकते थे। फिर धीरे धीरे सुधार होते होते 1944 में जाके महिलाओं को वोटिंग राइट मिला। बेस्टील का किला क्या था, तो एक कारागार था भाई, मैंने आपको बताया एक जेल था बेस्टील का किला, राजशाही जेल था। ठीक, फ्रांसीसी क्रांति का नारा क्या था, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्वता, भाईचारा, है ना, यही था। ठीक, याद रखना, सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। किस अमेरिकी क्रांति ने फ्रांसीसी क्रांति को प्रभावित किया था, तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम ने किया था। ठीक, थोड़ी सी सर्दी भी है मुझे, तो वीडियो तो बनाना ही है आपके लिए, बहुत लेट वैसे ही हो जाता है। ओल्ड रिज में क्या था, ओल्ड रिज में क्रांति से पहले का फ्रांस, जो पुराना फ्रांस था ना, उसको ओल्ड रिज में कहा जाता था। ठीक, अगला है लुई द 16 की पत्नी मैरी एंटोनेट कहाँ की राजकुमारी थी, ऑस्ट्रिया की, मैंने आपको बताया ऑस्ट्रिया की रानी थी मारिया थेरेसा, उसकी लड़की का नाम था। अगला है नेशनल असेंबली ने मानव और नागरिक अधिकारों की घोषणा 1789 में की थी, 26 अगस्त का वो दिन था। ठीक, अब फ्रांसीसी क्रांति के दौरान सेंसरशिप कब समाप्त हुई, 1791 में सेंसरशिप खत्म हो गई थी भाई। उसमें क्या था, प्रेस प्रेस वगैरह था ना, लिखने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, उसी को हटा दिया गया 1791 में। ठीक है, इसने लुई द 16 ने लगाया था। नेपोलियन को किस युद्ध में हराया गया था, वाटरलू के युद्ध में हराया गया था 1815 में। वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन को अंतिम हार मिली थी, और हराया किसने था, ऑस्ट्रिया हो गया, प्रूसिया हो गया, ब्रिटेन हो गया, ये सब देशों ने मिलकर इसको हराया था नेपोलियन को। और भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, समुद्रगुप्त को कहा जाता है, जरूर याद रखिएगा। हिंद 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 का नेपोलियन कहा जाता है लक्ष्मीकर्ण को। ठीक, तो जरूर याद रखेंगे आप लोग। गिलोटिन क्या था, तो फांसी देने का एक यंत्र था। ठीक, याद रखेंगे। और ये जो वाटरलू का मैदान कहाँ पर है, बेल्जियम में है, पूछेगा। और कॉकपिट ऑफ यूरोप बेल्जियम को ही कहा जाता है। ठीक, और एक ऐसा भी एक ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि ऐसा किसने कहा था कि यदि फ्रांस को छींक आती है तो पूरे के पूरे यूरोप को जो है सर्दी हो जाती है, ये कथन किसका था भाई, ये बताइएगा मुझे आप। ठीक है, ऑस्ट्रिया का एक चांसलर था, उसका कथन था। अब आप मुझे बताइए, इतना तो आपको बताना पड़ेगा। ठीक, गिलेटिन फांसी देने वाला यंत्र था। अगला क्वेश्चन है, फ्रांस में दास प्रथा का उन्मूलन कब किया गया था, 1848 में फ्रांस में दास प्रथा का उन्मूलन किया गया था। 1744 में जैकोबिन शासन ने दासों को मुक्त करने का प्रयास किया था, लेकिन नेपोलियन ने इसे फिर से शुरू कर दिया था, क्योंकि नेपोलियन एक डिक्टेटर था। फिर अंततः फाइनली 1848 में दास प्रथा पूरी तरह से समाप्त हो गई थी। ठीक है, याद रखना जरूर, अच्छे क्वेश्चन है, ये आएंगे आपके एग्जाम में। अब करवी क्या था, कॉर्वी, कॉर्वी बेगार या मुफ्त का श्रम था, बेगारी श्रम, बेगार श्रम हमारे यहाँ कहा जाता है ना, बंधुआ मजदूरी, बेगारी श्रम को वहाँ पर कॉर्वी कहा जाता था। ठीक, बिना किसी वेतन के काम करवाया जाता था इसमें। अगला है, किस वर्ष नेपोलियन ने फ्रांस के लिए नागरिक संहिता सिविल कोड 1804 में लाया था, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। फ्रांसीसी क्रांति का आदर्श वाक्य स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्वता बता चुके हैं आपको। ठीक, थोड़ा फास्ट ही चलेंगे। आतंक का राज 1 साल चला था, 1793 से 94, रॉबेस्पियर था, जैकोबिन क्लब वाला, रेन ऑफ टेरर कहा जाता था, गिलेटिन से सबसे ज़्यादा लोगों को मरवाने वाला वही था। अगला है, कौन सा स्टेट करों का भुगतान करता था, तीसरा स्टेट मैंने आपको बताया। ठीक है, टाइथ जाम का कर चर्च लगाता था। ठीक, और एक और कौन सा कर था जो डायरेक्ट था, आप मुझे बताइए। फ्रांसीसी क्रांति के समय कौन सी मुद्रा उपयोग में थी, तो उस समय पर चलती थी लिब्रे। ठीक, फ्रांसीसी क्रांति के दौरान उस समय पर लिब्रे चला करती थी, जरूर याद रखना। ठीक है, इसे बाद में समाप्त कर दिया गया, अभी वर्तमान में यूरो चलती है वहाँ पर। द रेन ऑफ टेरर के दौरान रोबेस्पियर ने कौन सा कानून लाया था, तो अधिकतम मूल्य का कानून। उन्होंने भोजन की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए अधिकतम मूल्य, लॉ ऑफ मैक्सिमम कानून लाया था। ठीक है, तो जरूर याद रखना ये कौन लाया था, तो ये रॉबेस्पियर लेके आया था। किस वर्ष फ्रांस ने एक संवैधानिक राजतंत्र को अपनाया, 1791 में अपनाया था संवैधानिक राजतंत्र। ठीक है, अगला है,
ट्रिब्यून क्या था? ट्रिब्यून, ट्रिब्यून फ्रांसीसी क्रांति के समय ट्रिब्यून क्या था? एक समाचार पत्र था मेरे भाई। और जो है लाओमी डू पीपुल और द ट्रिब्यूनियन प्रमुख थे, ठीक है, उस टाइम पे समाचार पत्र का नाम था भाई। एक और समाचार पत्र था लामी द पीपुल और एक द ट्रिब्यून, ये समाचार पत्रों के नाम है, दोनों के नाम है, याद रखना, ठीक। नेशनल असेंबली का गठन किस स्टेट के सदस्यों ने किया था? 3rd स्टेट के सदस्यों ने किया था, ठीक। अगला देखते हैं, टैली और टाइथ क्या थे? तो ये सामंती कर थे। टैली जो है डायरेक्ट कर था और टाइथ जो है ये क्या था आपका? ये चर्च के द्वारा लगाया जाता था, ठीक। याद रखना भाई। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान महिला अधिकार कार्यकर्ता कौन थी? ओलंपे डी गॉडेस थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, महिला कार्यकर्ता का नाम ओलंपे डी गैडोस था। और इन्होंने डिक्लेरेशन ऑफ द राइट ऑफ वुमेन एंड फीमेल सिटीजन, इन्होंने अधिकारों की घोषणा लिखी थी, ठीक है। तो जरूर याद रखना, महिलाओं से संबंधित थी ये ओलंपे डी गैडोस, और उन्होंने महिलाओं के अधिकार के लिए बहुत सारा काम किया था, ठीक है। जरूर आपको याद रखना है। नेपोलियन कोड कब आया था? 1804 में, मैंने आपको बताया, ठीक। अगला है, नेपोलियन को किस द्वीप पर निर्वासित किया था? सेंट हेलेना द्वीप पर निर्वासित किया था। और वाटरलू के युद्ध में हार के बाद उसे सेंट हेलेना द्वीप भेज दिया गया था, जहां उसकी मृत्यु हो गई थी। इसे जो है जो आपका नेपोलियन था, इसे लिटिल कारपोरल कहा जाता था, क्योंकि हाइट में बहुत छोटा था लेकिन हारता नहीं था। और भारत का नेपोलियन मैंने आपको बताया समुद्रगुप्त को कहा जाता है। किसने कहा था? वी ए स्मिथ ने कहा था, ठीक। अगला, फ्रांसीसी क्रांति में किस शब्द का अर्थ शपथ था? तो टेनिस कोर्ट नाम की ओथ हुई थी। टेनिस कोर्ट था, वहां पर लोगों ने शपथ लिया था कि हम इस सरकार को, हम जो ये लुई द 16 है इसके शासन को उखाड़ के फेंक देंगे। तो टेनिस कोर्ट में खड़े होकर उन्होंने शपथ ली थी, इसीलिए उसको कहा जाता है टेनिस कोर्ट ओथ, ठीक। ये घटना थी 20 जून 1789 की, और उसके बाद 14 जुलाई को उखाड़ के फेंक ही दिया, ठीक। अगला है, सैन कुलोटेस कौन थे? श्रमिक और कारीगर थे, ठीक है। सैन कुलोटेस का अर्थ होता है बिना घुटने वाले, और आमतौर पर पेरिस के शहरी गरीबों और निम्न वर्ग के लोगों को संदर्भित करता है ये, ठीक है। तो सैन कुलोटेस कौन थे? श्रमिक और कारीगर थे। अगला है, नेपोलियन का जन्म कहाँ हुआ था? तो कोर्सिका द्वीप में हुआ था भाई नेपोलियन का जन्म, कोर्सिका के और एजेक्सियो में हुआ था। कोर्सिका में भी अगर अंदर घुस के पूछता है तो एजेक्सियो में हुआ था। कब हुआ था? 15 अगस्त 1769 को हुआ था, याद रखना। आतंकराज आतंकराज रेन ऑफ टेरर के बाद कौन सरकार सत्ता में आई थी? तो डायरेक्टरी शासन आया था। ये जैसे ही रॉबेस्पियर को मारा ना, जैकोबिन क्लब वाले को, उसके बाद डायरेक्टरी शासन रूल में आई थी, जरूर याद रखना भाई। 1795 से 1799 तक था। इसके बाद नेपोलियन ने तख्ता पलट कर दिया था। अगला, नेपोलियन तानाशाह था, जरूर याद रखना, ठीक है। अगला, फ्रांसीसी क्रांति के समय कौन सी दो शक्तियां फ्रांस के खिलाफ थीं? तो ऑस्ट्रिया और प्रशिया, मैंने बताया। और इन्हीं ने सबने मिलकर जो है फिर वाटरलू के युद्ध में हराया था भाई उसको। किसको? अपने नेपोलियन को। नेपोलियन ने पूरा का पूरा यूरोप जीत लिया था, जहां तक है। बस्तिल का पतन कब हुआ था भाई? 14 जुलाई 1789। किस राजा की निरंकुशता ने क्रांति को जन्म दिया? लुई द 16। और क्या है, नेशनल असेंबली ने किस वर्ष संविधान का मसौदा तैयार किया? 1791। और भारत की संविधान सभा की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? B.R. अम्बेडकर थे। भारत के संविधान सभा के संविधान बनाने वाली मसौदा समिति थी ना, उसके अध्यक्ष B.R. अम्बेडकर थे। B.R. अम्बेडकर का जन्म स्थान कौन सा है? महू, मिलिट्री हेडक्वार्टर्स ऑफ वार, ठीक है, महू, जो कि इंदौर में पड़ती है। महू का नाम अम्बेडकर नगर कर दिया गया है। और महू के पास ये जाना पाँव की पहाड़ी है, और जो कि जहाँ से एक नदी निकलती है, चंबल चंबल नदी निकलती है, जरूर याद रखिएगा। और इंदौर पूरा का पूरा खान नदी के किनारे स्थित है, तो ये भी ये बात आपको याद होनी चाहिए। खान किसकी सहायक नदी है मेरे भाई? तो खान सहायक नदी है क्षिप्रा की। क्षिप्रा नदी के किनारे कौन सा धार्मिक स्थल है? क्षिप्रा नदी के किनारे आपका उज्जैन है, और उज्जैन में लगेगा सिंहस्थ महाकुंभ। कब लगेगा मेरे भाई? 2028 में लगेगा। पिछली बार कब लगा था? 2016 में लगा था। तो इतनी सारी चीजें आपको याद रखनी चाहिए। और उज्जैन में महाकाल महालोक बनाया जा रहा है, और नाइट सफारी का भी जो है शुरुआत उज्जैन में ही किया गया है, तो ये बात भी आपको याद रखनी है। वैदिक घड़ी उज्जैन में लगाई गई है। और इसके अलावा चंबल नदी किसकी सहायक नदी है? तो चंबल नदी है यमुना की सहायक नदी। यमुना किसकी सहायक नदी है? गंगा की सहायक नदी है। गंगा गंगा हमारे यहाँ बहती है। गंगा बांग्लादेश में जब बहती है तो उसे किस नाम से जाना जाता है? पद्मा के नाम से जाना जाता है।
ब्रह्मपुत्र जब बांग्लादेश में जाती है तो उसे जमुना के नाम से जाना जाता है। और पद्मा और जमुना जब साथ मिल जाती हैं तो इनकी संयुक्त धारा को मेघना कहा जाता है। और ये बांग्लादेश में ही बहती हैं और ये बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में जाकर फिर गिर जाती हैं। और तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य भारत का कौन सा है? त्रिपुरा है मेरे भाई, याद रखना। ठीक है, त्रिपुरा की राजधानी आगरतला है। और त्रिपुरा में कौन सी भाषा चलती है? तो त्रिपुरा में कोक बरोक नाम की भाषा चलती है, तो ये भी आपको जरूर याद रखना है। इसके अलावा बांग्लादेश की मुद्रा का नाम क्या है? बांग्लादेश की मुद्रा का नाम है टका, तो जरूर याद रखिएगा। बांग्लादेश की राजधानी का नाम है ढाका। और बांग्लादेश को पहले पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था। तो इतने सारे फैक्ट मैंने आपको एक बार में दे दिए। इसी तरह मैं आपको जब जीके पढ़ाऊंगा ना, इसी तरह से पढ़ाऊंगा। और मैं जो है एक शब्द पे 50 क्वेश्चन जो है बना सकता हूँ। और जितने भी मैंने अभी आपको चीज़ें बताई हैं, एक एक चीज़ आपको एग्जाम में पूछी जाती है। अब मैंने आपको इतनी सारी चीज़ बताई, तो अब आपको लगा तो होगा ना कि मास्टर कुछ ना कुछ जानता है। तो अब आप मुझे एक चीज़ बता दीजिए कि बी आर अम्बेडकर को भारत रत्न से सम्मानित कब किया गया था? कौन से सन में? आप कमेंट सेक्शन में ज़रा मुझे बताइए, ठीक है। तो यहाँ पर नेशनल असेंबली की बात करें, देखिए फ्रांसीसी क्रांति से मैं आपको कहाँ ले गया। ठीक, अब नेशनल असेंबली ने किस वर्ष संविधान का मसौदा तैयार किया था? 1791 में। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगर अच्छा लग रहा हो भाई तो स्टडी विद संजू एसडीएल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। अगला है, जैकोबिन क्लब का मुख्य नेता मैंने आपको बताया था रॉबेस्पियर है। लामी टू पीपल क्या था? समाचार पत्र था, मैंने आपको बताया था। और इसमें क्या था, इसको किसने लिखा था? तो जीन पॉल मराट ने लिखा था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और मराट इस कट्टरपंथी समाचार पत्र के संपादक थे, संपादक मराट, याद रखना। लास्ट का जो लामी डी पीपल था ना, उसको जीन पॉल मराट नाम का व्यक्ति जो है संपादित करता था। फ्रांस गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष हुई थी? हमने बताया 1792 में हुई थी। द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड द सिटीजन में किन सिद्धांतों पर जोर दिया गया था? तो स्वतंत्रता और समानता पर जोर दिया गया था, जरूर याद रखेंगे, ठीक। नेपोलियन की किस युद्ध में हार हुई थी? नेपोलियन ने किस युद्ध में पहली बार हराया गया था? नेपोलियन को किस युद्ध में पहली बार हराया गया? तो ट्रफलगर। ठीक है, देखो वाटरलू के युद्ध में तो फाइनली वो हार गया था, उसके बाद उसको सेंट हेलेना द्वीप में निर्वासित कर दिया गया था। लेकिन पहली बार नेपोलियन कब हारा था? नेपोलियन क्योंकि हारता नहीं था आसानी से, बहुत खतरनाक आदमी था, तो इसको पहली बार हराया गया था ट्रफलगर के युद्ध में। और ये क्वेश्चन बहुत लोग गलत करने वाले हैं, ठीक है। 1805 में हुई थी एक्चुअली में एक लड़ाई, ठीक है, ट्रफलगर की लड़ाई। उसमें ब्रिटिश एडमिरल था नेल्सन, इसने नेपोलियन की नौसेना को हरा दिया था मेरे भाई, ठीक है। तो पहली बार ट्रफलगर ट्रफलगर में हराया गया था, ट्रफलगर के युद्ध में नेपोलियन को हराया गया था। इसमें 99% लोग वाटरलू का युद्ध लगाएंगे, वाटरलू लगाएंगे। आप नहीं लगाना, आप लगाओगे क्या? ट्रफलगर। 1805 में किसने हराया था? ब्रिटिश एडमिरल था नेल्सन, इसने नेपोलियन की नौसेना को, नेवी को हराया था, याद रखना। इतने डीप में पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक। किस घटना के बाद नेपोलियन ने सत्ता पर कब्जा किया? तो नेपोलियन ने डायरेक्टरी का पतन किया था, मैंने ऊपर बताया। क्रांति के दौरान समानता का आदर्श किसने प्रचारित किया था? तो समानता का जो आदर्श है, दार्शनिक दार्शनिक लोग थे, रूसो था, है ना, इस तरह के बहुत सारे दार्शनिक लोग थे, इन्होंने जो है प्रसारित किया था। और 1789 में फ्रांस की वित्तीय स्थिति इतनी खराब क्यों थी? क्योंकि वो लगातार युद्ध में था, क्योंकि रानी बहुत फिजूल खर्ची करती थी, इसीलिए इसको डेफिसिट कहा जाता था। डेफिसिट रानी मैंने ऊपर बताया था ना। और अमेरिकी क्रांति में इन्होंने बहुत मदद की थी, तो ये सारे कारण थे। और इसलिए बहुत ज़्यादा ये लोग जो है कर वसूलने लगे थर्ड स्टेट से। थर्ड स्टेट वाले गुस्सा आ गए और फिर जो है इनके ऊपर इनका सत्ता ही उखाड़ के फेंक दिया। अगला है, वोटिंग इन द स्टेट जनरल में किस स्टेट को एक वोट देने का अधिकार हुआ करता था? तो प्रत्येक स्टेट को एक वोट देने का अधिकार हुआ करता था, ठीक है। इस प्रणाली के कारण तीसरे स्टेट को हमेशा हार का सामना ही करना पड़ जाता था, ठीक। ये जरूर आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, तीसरे स्टेट ने खुद को नेशनल असेंबली कब घोषित किया? 20 जून 1789 को किया था। टेनिस कोर्ट ओथ के बाद उन्होंने घोषणा की थी, ठीक। अगला है, फ्रांसीसी क्रांति के दौरान किस दल को जो है गिरोंडिट्स कहा जाता था? तो उदारवादी जो दल था उन्हें कहा जाता था गिरोंडिट्स, ठीक है, क्रांतिकारी था। और जैकोबिन क्लब क्लब जितने ये कट्टरपंथी नहीं थे, जैकोबिन क्लब वाले बहुत ज़्यादा कट्टरपंथी लोग थे भाई, बहुत मार काट करते थे, जैसे रॉबेस्पियर वगैरह। तो ये उदारवादी जो नेता थे ना, जैसे नरम दल और गरम दल, तो जैकोबिन क्लब वाले गरम दल वाले थे, ऐसा समझिए। और ये जो गेरोंडिस्ट थे, ये नरम दल वाले थे, ऐसा समझ सकते हैं आप, ठीक। जैसे गरम दल में हमारे भगत सिंह वगैरह लोग थे ना, नरम दल में
जो है नेहरू, सरदार पटेल, इस टाइप के लोग थे। अगला है नेपोलियन का महाद्वीपीय प्रणाली जो कॉन्टिनेंटल सिस्टम का उद्देश्य क्या था? तो नेपोलियन का कॉन्टिनेंटल जो सिस्टम था तो ब्रिटेन को आर्थिक रूप से कमजोर करना इसका मेन उद्देश्य हुआ करता था, ठीक। अगला है रॉबेस्पियर को किस वर्ष फांसी दी गई? 1794 में गुलेटिन किया गया था इसे, ठीक है, इसे भी गुलेटिन किया गया था। अगला है नेपोलियन ने नेपोलियन कोड में कौन सा सुधार शामिल किए थे? तो जन्म पर आधारित विशेषाधिकारों का उन्मूलन, मतलब इसमें बताया बोला उसने कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। 1804 में दिया था ना नेपोलियन कोड, इसमें उसने कहा था राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित किया, कानून के समक्ष समानता लाया था। इसके अलावा भी बता दूं बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना इसने करा था, नाप तौल प्रणाली लेके आया था, ये सब नेपोलियन कोड में लिखा हुआ था, ठीक। अगला है फ्रांसीसी क्रांति के दौरान समानता और स्वतंत्रता का नारा देने वाले दार्शनिक कौन थे? तो ये थे आपके रूसो भाई, रूसो, मैंने आपको ऊपर बताया हुआ है। द रेन ऑफ टेरर के दौरान कौन सी समिति सबसे शक्तिशाली थी? तो समिति ऑफ पब्लिक सेफ्टी, ठीक है, कमेटी ऑफ पब्लिक सेफ्टी, ये सबसे ज़्यादा शक्तिशाली थी, ठीक। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान बैस्टिल का पतन 14 जुलाई देख चुके हैं। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान कौन सी अवधारणाएं सामने आई थी? तो राष्ट्रवाद, धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र, ये सब धारणाएं जो है सामने आई थी, जरूर याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट ऑफ मैन एंड द सिटीजन किसने जारी किया? नेशनल असेंबली ने जारी किया था 26 अगस्त 1789 को, है ना। अगला है फ्रांसीसी क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो राजशाही को समाप्त करना, सामंती व्यवस्था को समाप्त करना, समानता और स्वतंत्रता लाना, ये सभी थे, ठीक है, ऊपर हमने डिस्कस किया हुआ है। फ्रांसीसी क्रांति में लुई क्या था? तो लुई एक शासक था भाई, लुई द 16, हमने ऊपर देखा हुआ है। किस वर्ष लुई द 16 और मैरी एंटोनेट को फांसी दी गई थी? 1793 में दिया गया था, ठीक। अगला फ्रांसीसी क्रांति के अंत का क्या कारण था? नेपोलियन का उदय। फ्रांसीसी क्रांति का अंत हुआ था नेपोलियन का उदय, इसने तख्ता पलट कर दिया था ना। अगला है फ्रांस का राष्ट्रीय गीत क्या था? ला मर्सियेज, याद रखना भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ला मर्सियेज फ्रांस का राष्ट्रीय गीत था, ठीक है। अगला है कॉन्टिनेंटल सिस्टम किसने लागू किया था? नेपोलियन ने। ब्रिटेन को आर्थिक रूप से कमजोर करने के लिए कॉन्टिनेंटल सिस्टम लाया था नेपोलियन, ठीक। अगला है द टेनिस कोर्ट ओथ कब हुआ था? द टेनिस कोर्ट ओथ हुआ था भाई 20 जून 1789 को। अगला है फ्रांसीसी क्रांति में नागरिक, सिटीजन शब्द का क्या अर्थ था? तो सभी लोग, ठीक। इस सिटीजन को क्या कहा जाता था? सिटियन, सिटियन कहा जाता था, जरूर याद रखना आप, ठीक। अगला क्वेश्चन है किस दार्शनिक ने सरकार में शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत दिया था? तो मोंटेस्क्यू ने दिया था शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत। अगला है फ्रांसीसी क्रांति के समय कौन सी वस्तु सबसे अधिक महंगी थी? रोटी बहुत महंगी थी भाई, ठीक, इसीलिए तो हुआ था ना। अनाज के उत्पादन में गिरावट और उच्च कीमतों के कारण गरीब लोगों के लिए रोटी खरीदना बहुत मुश्किल हो गया था। अगला है आतंक के राज में किसको सबसे ज़्यादा फांसी दी गई थी? तो किसान और मजदूरों को सबसे ज़्यादा ये लटकाया था, और साला बना ही फ्रांसीसी क्रांति इन्हीं के कारण ही राजा बना था ये रॉबेस्पियर, इन्हीं को फांसी पर लटका दे रहा था। तो इन्होंने एक बार सबने मिलकर और इसको फांसी पर लटका दिया, और फिर डायरेक्टरी शासन आ गया, और डायरेक्टरी शासन के बाद आया था नेपोलियन, और नेपोलियन को हराया गया वाटरलू के युद्ध में। लेकिन पहली बार ट्रफालगर के युद्ध में हराया गया था नेपोलियन। नेपोलियन कोड 1804 में दिया, और नेपोलियन ने कॉन्टिनेंटल सिस्टम दिया था जिसका उद्देश्य था ब्रिटिश को आर्थिक रूप से कमजोर करना। इस सारे नेपोलियन के बारे में आपको याद रखने हैं, ठीक है। अगला है नेपोलियन को यूरोपीय सम्राट कब कहा गया? 1804 में कहा गया था, 1789 में तख्ता पलट किया था। अरे सॉरी सॉरी सॉरी, ये क्वेश्चन अलग है। नेपोलियन को यूरोपीय सम्राट कब कहा गया? ये क्वेश्चन ही बहुत लोग गलत करने वाले हैं भाई। 1812 तक नेपोलियन ने, यूरोपीय सम्राट है ना भाई मेरे, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, यूरोपीय सम्राट, ना कि फ्रांस का सम्राट। फ्रांस का सम्राट बना था 1804 में, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है। हम लोग से जब गलती हो जाती है आप लोग तो सिली मिस्टेक करोगे ही। फ्रांस का सम्राट 1804 में घोषित हुआ। देखो नेपोलियन 1799 में तख्ता पलट करके जो है अपने हाथ में सत्ता ले लिया। 1804 में खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित किया, लेकिन पूरे यूरोप को जीतने के बाद यूरोपीय सम्राट वो घोषित हुआ था 1812 में। ये भी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज करने वाला है, तो जरूर आपको याद रखना है, ठीक है। पूरा का पूरा यूरोप नहीं, लेकिन मैक्सिमम यूरोप को इसने जीत लिया था। अगला है ओलंप डिगोस ने किस वर्ष महिला और नागरिक अधिकार की घोषणा की थी? 1791 में। महिलाओं को वोटिंग राइट फ्रांस में कब मिले थे? कमेंट में बताओ जल्दी। अगला फ्रांसीसी क्रांति के समय बुबोर्न राजवंश का शासन कौन सा था? तो लुई द 16 वाला ना, ये बुबोर्न राजवंश से संबंधित था, जरूर याद रखना। अगला है डायरेक्टरी के शासन के दौरान किस देश के साथ युद्ध जारी रखा? डायरेक्टरी के शासन के दौरान इन्होंने युद्ध जारी रखा था ब्रिटेन के साथ, ठीक। शासनकाल में फ्रांस ने ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया और प्रशिया, ये जब देशों से युद्ध जारी रखा था भाई। नेपोलियन को इन्हीं सब ने मिलकर हराया था भाई वाटरलू के युद्ध में।
लेव का क्या अर्थ होता है? तो लेव का फ्रांस की मुद्रा थी लिवरे ना, उसी से निकला हुआ वर्ड है ये लेव। बस्तील का पतन किस वर्ग के लिए एक प्रतीक बना? आम लोगों के लिए बना था। अगला है, फ्रांसीसी क्रांति के दौरान किस दार्शनिक को नागरिकों का पहला सेवक कहा गया? तो नागरिकों का पहला सेवक रूसो को कहा गया। उनके विचारों ने जनता की सेवा करने वाले शासकों के विचार को बढ़ावा दिया था। ठीक है। आतंक के राज में किस शब्द का अर्थ सबसे बड़ा दुश्मन था? गद्दार। रॉबेस्पियर के शासन में जो भी क्रांति का विरोध करता था उसे गद्दार कहा जाता था भाई, गद्दार हिंदी में याद रखना आप सीधे। नेपोलियन ने किस वर्ष सम्राट की उपाधि धारण की? 1804 में। लेकिन यूरोप का सम्राट 1812 में कहा गया। लेकिन इसने तख्ता पलट कब किया? 1799 में किया। नेपोलियन कोड कब दिया? 1804 में दिया। तो सबसे पहले हारा कौन से युद्ध में? ट्रफलगर के युद्ध में। ठीक है। ब्रिटिश जो नेवी कमांडर था नेल्सन ने हराया था। लेकिन ओवरऑल हार गया था ये जो है कब हारा था? 1815 में वाटरलू के युद्ध में। इसमें कौन कौन था? प्रूशिया था, ब्रिटेन था, ये सारे देश थे, ऑस्ट्रिया थे, ये सब ने मिलकर इसको हरा के सेंट हेलेना द्वीप पे भेज दिया था। लेकिन इसका जन्म कब हुआ था भाई? 1869 में हुआ था ना। कहाँ पे हुआ था? कोर्सिका द्वीप में हुआ था। सारे क्वेश्चन आपको नेपोलियन के बारे में याद रखने हैं। और अंत में वी स्मिथ ने भारत का नेपोलियन किसे बोला था मेरे भाई? तो समुद्रगुप्त को बोला था, जो कि गुप्त वंश का शासन हुआ था। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, कंजर्वेटिव कौन थे? तो पुराने विचारों के समर्थक होते थे, उन्हें कंजर्वेटिव कहा जाता था। ठीक। ला ला एनसीएज ला एंशियन रिजीम का अर्थ क्या होता? पुराना शासन, ओल्ड रिजमे। ठीक। फ्रांसीसी क्रांति में टाइल और करवी क्या थे? तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर थे। टाइल जो है प्रत्यक्ष कर था और करवी बेगार बेगार था। सॉरी, बेगारी अभी ऊपर हमने देखा तो था करवी। करवी मतलब होता था बेगारी, बेगार श्रम, बिना पैसे काम करवा लेते थे, उसको करवी कहा जाता था। ठीक है। अगला याद रखना, किस राजनीतिक दल को माउंटेन कहा जाता था? तो जैकोबिन को माउंटेन कहा जाता था भाई। जैकोबिन क्लब जो था ना, उसे माउंटेन कहा जाता था, माउंटेन। ठीक। पहाड़। नेपोलियन का नेपोलियन कोड किस पर आधारित था? तो ये रोमन कानून और क्रांतिकारी कानून दोनों पर आधारित था, सीमांती पर नहीं आधारित था। ठीक। अगला है, फ्रांसीसी क्रांति के दौरान समानता और न्याय के लिए किस दार्शनिक ने संघर्ष किए? वोल्टेयर, रूसो, मोंटेस्क्यू, उन सभी ने संघर्ष किए थे और जन चेतना, जन जागरण जो है इन्होंने आग की तरह फैला दी थी। अगला, नेपोलियन को किस युद्ध के बाद सेंट हेलेना द्वीप पर निर्वासित किया गया? वाटरलू के बाद। हमने वहां पर अभी ऊपर देखा। मैरी एंटोनेट कहाँ की राजकुमारी थी? ऑस्ट्रिया की, हमने ऊपर देख रखा है। फ्रांसीसी क्रांति के समय कौन सी सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था थी? तो सामंतवाद तो था ही यहाँ पर, और राजतंत्र था, गणतंत्र नहीं था। बताओ फ्रांस गणतंत्र किस वर्ष घोषित किया गया? अगला है, लुई द 16 को गिरफ्तार किया गया। वांसेस का प्रयास क्या हुआ था कि 1791 में राजा ने फ्रांस से भागने का सफल प्रयास किया, जिसके उसकी लोकप्रियता पूरी तरह से खत्म हो गई थी। ठीक है। और उसे जो है गिरफ्तार कर लिया गया था, और इसे बोला जाता था वांसेस के प्रयास से। ये मतलब वहां से भाग रहा था। भाग क्यों रहा था? क्योंकि इसको जो है तख्त जो है तख्त से हटाया पूरी तरह से नहीं गया था। क्या हुआ था, लोगों ने जब हमला किया था ना बस्तिल किले के बाद, फिर ये समझ गया तो बोला मुझे राजा के पद से मत हटाओ। तो लोगों ने बोला हम तुम्हें राजा के पद से तो नहीं हटा रहे हैं, लेकिन हम एक कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं, एक नियम बना रहे हैं, उसके तहत ही तुमको काम करना होगा। तो बोला ये राज्य हो गया था, तो राजा ये बना हुआ था। ठीक है। लेकिन इसके बाद ये चोरी छुपे ऑस्ट्रिया वगैरह के साथ सांठगांठ करके करके फिर से अपना जो है तानाशाही वाला राज शासन, निरंकुशता वाला, वो हासिल करना चाहता था। तो लोगों को मालूम पड़ गया, स्पेशली जैकोबिन वालों को मालूम पड़ गया था। तो उन्होंने इसको फिर ये भागने का प्रयास करने लगा, जिसे वांसेस का प्रयास माना जाता है। तो फिर इसको पकड़ लिया लोगों ने, है ना, और फिर जो है गुलेटिन कर दिया था इसका भी 1791 में। अगला है, फ्रांसीसी क्रांति का विश्व पर क्या प्रभाव पड़ा? तो राष्ट्रवाद का उदय, लोकतंत्र का प्रसार, स्वतंत्रता के आदर्शों का प्रसार, ये सब हुआ था मेरे भाई। ये आपके क्वेश्चन हुए खत्म। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपके साथ करने वाला हूँ। इसका पहले तो आपको वीडियो को करना है लाइक, चैनल को करना है सब्सक्राइब, अपने दोस्तों के साथ करना है शेयर। और इसका पीडीएफ चाहिए तो इसमें टेलीग्राम चैनल का लिंक रहेगा डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है। वहाँ से आपको ये पीडीएफ, सारी पीडीएफ, क्विज, अपडेट सब कुछ मिलेंगी। हर एक चीज़ आपको मिलने वाली है। बिहार एसआई का नोटिफिकेशन आ गया, कोई एमपी वाले ने बताया आपको? नहीं बताया होगा, लेकिन हम आपको जाके टेलीग्राम देख लेना, वहाँ पे डला हुआ है, नोटिफिकेशन डल गया है। ठीक है। तो इसी तरह से बेहतरीन अपडेट आपको सारा का सारा वहाँ पे मिलता रहता है, तो उसको ज्वाइन कर लेना है आपको। पीडीएफ वगैरह सब वहीं मिलेगी। और वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट दिखाना है, जिससे हम आपको और फ्री में कंटेंट देने के लिए प्रतिबद्ध रहते हैं। ठीक है।
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है, स्टेटस लगाना है, स्टडी ग्रुप्स में शेयर करना है, और हाइप का ऑप्शन मिल गया तो हाइप भी करना है और लाइक भी करना है, और इतना लाइक करना है कि लोग देख कर डर जाए कि भैया ये कौन सा वीडियो है जिसको लोगों ने इतना ज़्यादा प्यार दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करेंगे। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और स्टडी विद संजू SDL यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।